नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शतरंज और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। इसी बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल होकर मेयर के लिए चुनाव प्रचार करने लगी, जिससे नंदी और अभिलाषा इस बात से खुन्नस रखने लगे। इस वजह से ये पूरी साजिश करके अतीक अहमद और उनके परिवार को साजिश के तहत फंसा दिया गया। अतीक की बहन ने एसटीएफ पर भी आरोप लगाया कि वो दोनों भाइयों का एनकाउंटर करने की धमकी दे रहे हैं। मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे। तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में हो रही कार्रवाई पर सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में दबाव बनाया जा रहा है कि जो पकड़ में आ जाए उसे मार दो। अतीक अहमद के पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले ही दिन पकड़ लिया गया, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी, आप देख लेना। संविधान जीवन देने का मौलिक अधिकार देता है, आप किसी का जीवन ले नहीं सकते। विधि सम्मत तरीके के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में को तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी। तो अभी आपने रामगोपाल यादव को सुना, उन्होंने ये कहा है कि जो अतीक अहमद है उनके बेटे की हत्या हो जाएगी, आप देख लेना। तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर अब लग रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, पहले अतीक अहमद की बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये कहती हैं कि नंद गोपाल नंदी जो कि मंत्री हैं योगी कैबिनेट में, उन्होंने 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद से लिए थे, वापस नहीं दिए। उसके बाद ये पूरी साजिश रची गई और अतीक अहमद को फंसा दिया गया। उसके बाद रामगोपाल यादव जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं सपा के, वो ये कहते हैं कि ऊपर से दबाव है। असल जो
गुनहगार हैं वो तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ऊपर से दबाव ये बनाया जा रहा है कि जो हाथ लगे उसे मारो, और कुछ ही दिन में आप देख लेना कि जो बेटा है अतीक अहमद का, जिसे पकड़ा गया है, उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा, उसे भी मार दिया जाएगा। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं अब इस पूरे मामले में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता रामनिवास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कपिश श्रीवास्तव जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ टीनापुरी जिंदल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। पहले सभी मेहमानों का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। पहली बात पवन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जो सियासत गरमा रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो है इसमें चर्चाएं जोरों पर हैं, और जिस तरह से अभी एनकाउंटर भी हुआ, 2 एनकाउंटर हुए, कल एक एनकाउंटर हुआ, इसके पहले एक एनकाउंटर हुआ, तो ये वो आरोपी हैं जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज में जो प्रयागराज जो पुलिस है और जो एसटीएफ की टीमें हैं, इन लोगों ने बड़ी बारीकी से इनका जो है विश्लेषण किया। उसके बाद जो फोटो में, जो कैमरे में जो तस्वीरें थी, उसके आधार पर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, और जो भागने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर जो है, जो पुलिस है, पुलिस पर भी हमला हुआ है, पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। तो ये मामला वाकई में चर्चा का है। और ऐसे में जिस तरह से विधानसभा में सीएम योगी ने कहा भी था कि जो माफिया हैं, इस तरह के जो अपराधी हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, तो प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ के लोग जो है बखूबी इसको अंजाम भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आरोपी हैं वो पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में एक जो आरोपी है सदाकत खान जो है वो गिरफ्तार है, उसे जेल भेजा गया है, लेकिन जो 2 अन्य आरोपी थे उनका जो है एनकाउंटर पुलिस ने किया है, एसटीएफ के लोगों ने। जी, अब जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं इस पूरी कार्रवाई में, चाहे अतीक अहमद की बहन हो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नंद गोपाल नंदी और जो है अभिलाषा नंदी पर आरोप लगाए हैं ये पूरी साजिश रचने के लिए, या फिर रामगोपाल यादव हो जो ये कहते हैं कि किसी भी समय अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है, ऐसी आनन फानन में कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनकी तरफ से, रामगोपाल यादव जी की तरफ से, कि इनके बेटे का एनकाउंटर भी हो सकता है, तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो इनका जो तीसरा बेटा है, जो असद है, जो एक सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी भी है प्रयागराज पुलिस के हिसाब से, तो उस पुलिस जो है तलाश कर रही है। एसटीएफ की जो है 10 टीमें जो है अलग अलग जिलों और राज्यों में जो है लगी हुई हैं। प्रयागराज पुलिस की तरफ से 15 टीमें लगाई गई हैं ढूंढने के लिए। तो ये जो आरोपी हैं ये छिपे हुए हैं, तो ऐसे में जो इनके जो अतीक के जो तीसरे बेटे हैं असद, और इनके जो 2 नाबालिग बेटे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, मतलब जिनको पुलिस ने बाल संरक्षण में रखा हुआ है, तो ये आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो तीसरा बेटा है वो जो अन्य जो शूटर है उनके साथ ही इनका बेटा जो है फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। तो स्वाभाविक अगर भागने की कोशिश होगी तो प्रयागराज पुलिस ने जिस तरह से संकल्प लिया है, एसटीएफ की टीमों ने संकल्प लिया है, जो शूटर थे बड़े ही बेखौफ तरीके से, कुछ ने तो अपने मुंह में नकाब भी नहीं लगाया था, उनको इतना डर नहीं था कि अगर हमारी तस्वीरें वायरल होंगी तो क्या होगा। तो ऐसे में स्थिति समझ सकती हैं कि जो दबंग जो शूटर थे, जो इस तरह से बेखौफ तरीके से घटना को अंजाम दिए, आज उनके साथ जो घटना घट रही है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में आप इसको फिर से इसकी परिणति देख सकती हैं। और जिस तरह से रामगोपाल यादव जी बोल रहे हैं कि जो है एनकाउंटर जो है फर्जी है, तो ये प्रयागराज पुलिस जो है बड़े ही इन लोगों का सघन जो है इनका वो एक जो तस्वीरें थी उसका एक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के आधार पर जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी जब नहीं हो पाई और भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस के लोग भी घायल हुए। तो इस तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो जांच का विषय है, और जांच के बाद पता चलेगा कि फर्जी है या एनकाउंटर सही है। क्योंकि एनकाउंटर तो वर्तमान में जो प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ के लोग कर रहे हैं उनके मुताबिक एनकाउंटर सही है, क्योंकि जो आरोपी हैं इनकी जो शिनाख्त हुई है, और इनके जो 3-4 आरोपी अभी जो मेन शूटर थे उनसे इनकी जो कॉल डिटेल है उसके माध्यम से भी ये पता चला है कि उन जो मेन शूटर थे उनके ये संपर्क में पहले से ही थे। तो इस तरह से जो 2 एनकाउंटर हुए हैं वो कहीं न कहीं जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए इन लोगों का, दोनों का जुड़ाव था, और दोनों ही सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा इन लोगों का जो है चेहरा भी था। जी पवन, अगर एसटीएफ
एसटीएफ की कार्रवाई की बात की जाए तो कहां तक एसटीएफ की कार्रवाई पहुंची, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, और कितना दबाव मानते हैं एसटीएफ पे पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रामगोपाल यादव ने कहा कि असल जो मुजरिम है वो तो इन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में जो इनके हाथ लग रहा है उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो किस बिना पे ये एनकाउंटर हो रहे हैं, किस बिना पर कार्रवाई हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल पुलिस और एसटीएफ पे दबाव तो है ही है, क्योंकि जो मेन आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। और कुछ लोगों का मानना है, जो पुलिस के ही लोग हैं, कि कुछ मध्य प्रदेश की ओर भाग गए, कुछ पुलिस के लोगों का मानना है जो अधिकारियों का कि पश्चिम बंगाल की ओर भागे हैं, कुछ ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बिहार की ओर भी भागे होंगे शूटर, लेकिन अभी जो मेन शूटर थे वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो शूटरों को पनाह दिए थे, जो शूटरों की मदद किए थे, जैसे अभी 4 लोगों का जो मकान जमींदोज किया गया है, वो उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोपी थे, जिन्होंने शूटरों को असलहा प्रोवाइड कराया, उनके मकानों को तोड़ा गया, जो आर्थिक तौर पर उन्हें संरक्षण दिए हुए थे इस शूट कांड में, उनके घरों को जमींदोज किया गया। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। और जो 2 एनकाउंटर अभी हुए हैं वो कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव तो है ही है। जिस तरह से सीएम योगी ने कहा था कि इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, तो ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है, खासतौर से प्रयागराज पुलिस के लिए। तो ऐसे में जो एसटीएफ की टीमें हैं उनके लिए भी एक चैलेंज है। तो ये सारी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन जो मेन आरोपी हैं अभी भी वो पुलिस गिरफ्त से दूर है। तो ऐसे में जो उनके सहयोगी शूटर थे उनकी तलाश करके उन्हें भागने के दौरान जो है, जब पुलिस कर्मियों के ऊपर भी हमला किया जा रहा है, तो उस दौरान एनकाउंटर में इन लोगों को भी घायल अवस्था में अस्पतालों में लाया जाता है, लेकिन बाद में वह मृत घोषित हो जाते हैं। तो ऐसे में ये एनकाउंटर जो है ये पुलिस की तरफ से साक्ष्य है, साक्ष्य के हिसाब से उनकी तलाश करके और फिर दबिश दे करके और बाकायदा जब भागने के समय इनको सरेंडर के लिए समय भी दिया जाता है, लेकिन जब ये भागते हैं तो वहां पर जो है पैर में और जगह गोलियां लगती हैं, बाद में इलाज के लिए लाया जाता है। तो दोनों ही आरोपी इस तरह की जो घटना थी, जो एनकाउंटर जिनका हुआ है, ये भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन ये दोनों उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए आरोपी माने जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, एक के बाद एक एनकाउंटर होना, हिरासत में लिया जाना एसटीएफ द्वारा, ये तमाम कार्रवाइयां जो हैं उमेश पाल हत्याकांड में अमल में लाई जा रही हैं। एसटीएफ ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसी बीच अतीक अहमद का जो परिवार है और जो सपा के नेता है, प्रवक्ता है, वो इस पूरे मामले पर मुखर नजर आ रहे हैं। पहली बात तो जो अतीक अहमद की बहन है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, कहती हैं कि नंद गोपाल नंदी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, वो जो है उन्होंने 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद से लिए थे और उन्होंने वो पैसे नहीं लौटाए। लेकिन उसके बाद जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा ज्वाइन करती हैं और मेयर पद का चुनाव लड़ने में प्रचार प्रसार करती हैं, तो अभिलाषा नंदी जो कि 10 साल करीबन वहां पर मेयर रह चुकी हैं, मेयर हैं वहां पर, वो नहीं चाहती थी कि शाइस्ता परवीन चुनाव लड़े। और ऐसे में उन्होंने यह आरोप नंद गोपाल नंदी और अभिलाषा नंदी पर लगाए हैं कि ये साजिश पूरी रची गई है उनके द्वारा और नाम लगाया गया है अतीक अहमद और उनके परिवार वालों पर। वहीं अगर बात करें सपा राष्ट्रीय महासचिव की रामगोपाल यादव, वो ये कहते हैं कि धड़ल्ले से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर है, अगर आप सही गुनहगारों को नहीं पकड़ पा रहे तो जो आपके हाथ लगे, जो मिले उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ही दिनों में जो अतीक अहमद के बेटे जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनका भी एनकाउंटर होगा, उनमें से किसी एक बेटे को मार दिया जाएगा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ टीनापुरी जिंदल राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी के राष्ट्र प्रवक्ता सपा है, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कपिल जी, क्या कहेंगे, क्या सपा को डर है? क्या एनकाउंटर फर्जी तरीके से हो रहे हैं? जो एसटीएफ कार्रवाई कर रही है वो सही नहीं है? सपा को डर किस बात का? समाजवादी पार्टी को किस बात का डर नहीं है? डर है जो गैर विधिक कार्रवाई हो रही है उस पर, चाहे वो अपराधी हो चाहे सरकार जिस तरीके से कर रही है उनके प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हैं, वो लोग डर हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है जी, मैं तो आपको एक बात कह रहा हूँ जी जी, कि ये देश संविधान और संविधान की ग्रिड नाम से बनने वाली विधियों और उनके सेक्शन से चलेगा।
और वो सभी पर एक बराबर से अप्लाई होती है, चाहे अपराधी हो या हम हो या आप हो या कानून के रखवाले कहे जाने वाले पुलिस हो या अन्य एजेंसी हो। जी। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का लोकतंत्र के मंदिर में ये कह देना कि मिट्टी में मिला देंगे, यानी पंच तत्व से जो बना ये शरीर है, ये शरीर पांच तत्वों में मिला देंगे, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? क्या सभ्य समाज के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री को ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए जो गली और कूचे के अंदर कुछ लोग किया करते हैं? आप कहते हैं कि हम अगले चौराहे पे ढेर कर देंगे, आप कहते हैं कि ठोक देंगे, और ह्यूमन राइट कमीशन ने पूरे देश में 28 फर्जी एनकाउंटर जो कथित हुए थे उनकी जांच की, जिनमें से 17 फर्जी एनकाउंटर साबित हुए उत्तर प्रदेश के योगी राज्य, और 28 करोड़ रुपए की क्षति लगी। जी। आपको याद होगा कि पिछले 6 वर्षों में एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस अभिरक्षाओं में मृत्यु का मामला आया है, जिसमें आपको याद होगा कि सेंगर साहब ने जिस बच्ची के साथ बलात्कार किया था उसके पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया था। जी। उनके पिता की भी पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई थी और उसका भी आज तक कुछ नहीं। बल्कि पुलिस प्रशासन का क्या है, जब खून मुंह में लग जाता है, जब ठोक देना, मिट्टी में मिला देना, उनको उकसाया जाता है, तो वो अपनी गुड वर्किंग के लिए किसी को भी मिट्टी में मिलाते हैं। आपने देखा ना, दीक्षित परिवार को मिला दिया मिट्टी में। 2 महिलाएं, दीक्षित परिवार गरीब गुरबा का, बुलडोजर लेके झोपड़ी तोड़ने गए और चारों तरफ से घेर करके जिंदा भून दिया गया। वो आपने देखा। ठीक है। इस और बात पे आपने ये भी देखा कि सीतापुर के अंदर एक कैंसर पीड़ित आटा चक्की चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। और मैं जहां तक इसकी बात का कहता हूं आपको, प्रयागराज की घटना की इतनी बड़ी एक बात समझ में सामने आ रही है कि नंद गोपाल नंदी साहब ने 5 करोड़ रुपए लिए। ये बकायदा प्रेस वार्ता में आप लोगों के माध्यम से अतीक की बहन ने आपके सामने रखा, और शाइस्ता परवीन ने अभी हाल में अभी आज एक बात कही है कि जो बाल संरक्षण गृह में उनके बच्चे थे वो 2 दिन से लापता हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है जी। और कल को अगर वो भगोड़े दिखा करके मार दिए जाए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल कपिल जी, मैं आऊंगी मैं आपके तो पास एक बात वापस। ये कह रहा हूं मैं आपके पास वापस आऊंगी सर चर्चा में। पहले रामनिवास यादव और टीना जी से छोटे कमेंट्स ले लेते हैं। रामनिवास जी, आपके पास आऊंगी। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं कि आप बेबुनियाद तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, बिना किसी सबूत के आधार पर अनैतिक तरीके से एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने काम किया जा रहा है। इसका आपने भी देखा न्यूज चैनल पे, बेआम अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, तो बहादुर सिपाहियों की हत्या की, तो राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी। ये व्यक्ति राम गोपाल जी बोल रहे थे सबके एनकाउंटर हो जाएंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर वो गोली चलाएंगे तो उन पर फूल माला पहनाएंगे, क्या उनको पहनाएगी? अगर किसी ने जघन्य अपराध किया है, ठीक है कपिल जी, आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले सुन लेते हैं। कपिल जी सुन लेते हैं पहले उनका कमेंट। सरकार और अपराधी में अंतर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल कपिल जी, चर्चा पर वापस आएंगे। पुलिस के लिए सारे कानून हैं, कपिल जी, आपकी अपराधियों के बात लिए भी कोई सुन कानून नहीं। जाएंगी। अपराधी जैसे चाहे वैसे किसी की हत्या कर सकते जी हैं। कपिल जी, पहले सुन लेते हैं, उनको बात पूरी तो करने दीजिए। लेकिन आप पहले नहीं बात नहीं तो पूरी कपिल होने जी, दीजिए आपको कपिल जी। ये सुनना लाजमी है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके समर्थक हैं वो भाई आपके ही पाले पोसे हैं, तो योगी जी मिट्टी मिला रहे हैं, चलिए आपको चर्चा पे तकलीफ होना लाजमी है। कमेंट लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो भारतीय कानून, उत्तर प्रदेश सरकार कानून के दायरे में लाके सजा दे के रहेगी, किसी को छोड़ने वाली नहीं। ठीक है टीना जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा कमेंट आपसे लेते हैं कि आप ये जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जो कार्रवाई हो रही है एसटीएफ को, आप किस तरीके से देखते हैं? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति रूप ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का विषय नहीं है जी। ये जो एक कृत्य हुआ है उसका विषय है जी। हत्या हुई है, हत्या के ऊपर राजनीति करना मुझे लगता है ये कोई शर्मनाक हादसे से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा ही चर्चा का विषय रही है जी।
यहाँ पर एक छोटी सी भी बात होती है उसको इस तरीके से तूल पकड़ा जाता है कि जहाँ पर जो राजनीतिक उसको जामा पहना दिया जाता है उसको, ना कि कार्रवाई की जाती है। यदि अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें तकलीफ क्या है? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरा ये सभी से कहना है और मेरा ये मानना है, और जो मैं राजनीति को जिस प्रकार से देखती हूँ उसमें प्रत्यक्ष कभी भी छुपता नहीं है। और जिस प्रकार से ये कार्य हो रहे हैं या कोई भी कहीं भी कुछ भी होता है उसकी चर्चा तो होती ही है। क्यों? क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में अगर चर्चा ना हो तो क्या हो? तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो मुजरिम है, जो दोषी हैं, उन्हें सजा दी जाए। मानवता का विषय है ये, मानवता के ऊपर है कि किसी की सरेआम हत्या करना बहुत ही दंडनीय अपराध है, कृतज्ञ है, घृणित कृतज्ञ है। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसको सच की तलाश करते करते अगर कोई भी व्यक्ति उस सच को छुपाने की चेष्टा करता है तो वह भी सत्य का दोषी है, सच का दोषी है। इंसाफ हमेशा कुर्बानी मांगता है और इंसाफ का यही कहना है कि जो जो सत्य है वो सत्य प्रकाशित होता है, आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की स्थिति में जितना गुंडा राज फैला हुआ था यूपी में या आसपास के क्षेत्रों में, आप देखिए ना यूपी को कितने ही सराहा जा रहा है। यूपी में कितने रुपए, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लोग मेजबानी कर रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शांति है, क्योंकि शांति की तरफ जा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हर तरीका अलग अलग है, लेकिन उसको ये कह देना कि उसकी हत्या हो जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। एक मिनट कपिल जी, मैं यही चर्चा में आऊंगी। कपिल जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कमेंट ले रहे राय ले रहे हैं, अभी उनकी राय ले रहे हैं सर। मौका दे रहे हैं। कपिल मैं जी ये पूछ रहा हूँ कि अगर हत्या हुई है तो आईपीसी के सेक्शन 302 में ट्रायल करके उसको फांसी की सजा कराएंगे या आप चर्चा में मैं आगे आऊंगी। टीना जी बिल्कुल ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। कपिल जी, टीना जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आगे भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थितियां बन रही हैं और जो आरोप अतीक अहमद के परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और एसटीएफ जो कार्रवाई कर रही है वो कितनी सही है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश शतरंज में। और आज मुद्दा यही है कि जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है वो कितनी सही है। जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं जिसपे लगातार सवालिया निशान अतीक अहमद के परिवार वाले हों या सपा के नेता हों वो उठा रहे हैं, वो कितना सही है। मैं आपके पास कपिल जी आऊंगी। आप ब्रेक से जाने से पहले कुछ कह रहे थे सबकी टिप्पणी सुनने के बाद। देखिए, मैं बहुत सीधी बात आपको कहूँ कि इस देश के अंदर जो कानून बने हुए हैं, अगर कानून के निष्पादन के तहत कोई कार्रवाई की जाती है तो वो सदैव जो है उसे उसका सत्कार किया जाना चाहिए। अपराध के शमन के लिए चाहे भारतीय दंड विधान हो या स्पेशल अन्य एक्ट हो, अगर उनके प्रोविधान के तहत कोई गिरफ्तारी होती है और कोई उसका विचारण होता है, माननीय न्यायालय उसको सजा देता है, फांसी की सजा देता है, आजीवन कारावास देता है, वो वेलकम होता, वो कानून की एक खनक होती, कानून का इकबाल होता है। लेकिन जब इतनी बड़ी दहशतगर्दी जहां चली हो कि फिल्मी शूटिंग चल रही हो, और ये पहली बार नहीं हुई ऐसा घटना भाई, प्रयागराज में ये तो घटना जो हुई इससे पहले आपने देखा सोनभद्र में हुई, रायबरेली में जो है आपने देखा कि 5 ब्राह्मण परिवारों के को इकट्ठे मार दिया गया, 5 लोगों को। इससे पहले आपने कानपुर के अंदर देखा था जो विजय दुबे और पुलिस वालों से मिलकर के 60 गांठ के से पुलिस वालों को मारा गया, वो घटना आपने देखी। इससे पहले आपने देखा कि लखनऊ के अंदर खुले माफियाओं के बीच में धड़ाधड़ गोलियां चली। साथ में आपने देखा होगा कि बलिया के अंदर एक घटना घटती है धर्मेंद्र सिंह की। उस समय उनके सुरेंद्र सिंह विधायक वहां बैठे होते हैं, कोटे का आवंटन होता है, एसएसपी से लेकर जिला अधिकारी तक होते हैं और खुलेआम गोली चलती है और व्यक्ति मरता है और उनको भाजपा के विधायक के द्वारा भगा दिया जाता है। भाई, हत्या तो सभी हत्या एक बराबर होती। आप बताइए, ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के माननीय हैं, 106 उनके ऊपर हीनियस क्राइम है, जिसमें से दर्जनों हत्या के मामले हैं। लेमेंचुक की गोली से उन्होंने नहीं मारा, लेकिन आज वो माननीय है, दिलीप सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय हैं,
दर्जनों हत्या के मामले। लेकिन कपिल जी जिस नहीं तुम तो नहीं आप जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, जिन ह्यूमन राइट्स का हवाला दे रहे हैं, उनका तो माफिया पालन नहीं करते ना, वो तो जीवन ले लेते हैं किसी का भी। जिसकी बात हम कहे वो दाऊद इब्राहिम पे सूट रहे हैं और माननीय है भारतीय जनता वॉशिंग मशीन में डाल दिए गए, दूसरी तरफ से निकल गए। अभी भी 106 केसों में विचारण चल रहा है। डिप्टी मुख्यमंत्री पे हीनियस क्राइम केशव प्रसाद मौर्य जी। मैं एक बात कह रहा हूँ, एडीआर की उठा करके रिपोर्ट देखने 120 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, मर्डर के केसेस हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही है। अच्छा, सपा के समय में कोई हीनियस क्राइम्स नहीं थे सर आपके विधायकों पर? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्राइम किसी का बैड और बुरा और अच्छा नहीं होता, सब पर समान तरीके से कार्रवाई की। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आज इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई और आज आप उसमें से मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए जितने छोटे जरिए थे जिनसे ये कार्रवाई कराई गई होगी, आप उनको अगर न्यायालय तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो गवाही किसकी गवाही पे आप जेल पर पहुंचेंगे? और असली आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ये केवल आप अपनी गुड वर्किंग दिखाने के लिए जो पुलिस प्रशासन पे प्रेशर बनाए हुए हैं उस पे रॉन्ग राइट हो रहा है। अच्छा कपिल जी, कौन है असली गुनहगार? कौन है असली गुनहगार जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये तो पुलिस बताएगी ना। आप तो कह रहे हैं ना कि अतीक अहमद ने, आपको ये बताइए, ये तो हो गया ना कि ये घटना होने से पहले आपका टोटल फेल्योर रहा। आप ये अनजान ही नहीं जान सके कि इतनी बड़ी घटना होने जा रही है, वो भी आपके गुजरात के अंदर अतीक अहमद बैठ करके इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और एक जेल में बंद उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आप कहते हैं कि अपराधी सब खत्म हो गए, या जेल में चले गए, या ऊपर चले गए, या मिट्टी में मिला दिए गए। तो ये वारदात। टीना जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी, मैं आऊंगी आपके पास बाद में। बड़ी मैं बात कह रहा हूँ कि जब घटना हो जाती है तो उसका तार तुरंत जुड़ जाता है कि साबरमती से उठा बरेली तक आ गया, बरेली से उठा प्रयागराज तक आ गया, सारी बातें हो गई। टीना जी सुन लेते हैं। लेकिन आप जो मुलजिम डायरेक्ट गोली चलाए, जो सारी चीजें किए, वो तो किसी के कहने पे किए ना। अगर आप उनको मार के खत्म कर देंगे तो असली आदमी को गिरफ्तार कैसे करेंगे? चलिए रामनिवास यादव जी से जवाब ले लेते हैं। कपिल जी, आपके सवालों के तो जवाब जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये क्यों ना बचाए? नंद किशोर नंदी जी 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद जैसे माफिया से लेते हैं और अभिलाषा जी लेती हैं। तो सर उसके जवाब जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके जवाब तो ले लीजिए। दर्ज कीजिए, इनका इस्तीफा लीजिए और उसके बाद विवेचना कीजिए, देखिए कि किसकी सच्चाई है। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब तो ले लीजिए। वरिष्ठ बीजेपी नेता रामनिवास यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, जो आरोप लग रहे हैं, नंद गोपाल नंदी का इसमें नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे, उसके बाद ये पूरा जो खेल रचा गया जिसमें अतीक अहमद को फंसाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार की बौखलाहट दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए, और उनका एक भी उनकी मतलब आलोचना नहीं करना, पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुन लेते हैं कपिल जी, आपने बोला सबने सुना। कपिल जी आपने बोला, बौखलाहट समझ में आती है। आप सब ऐसे बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा, आप लोगों की आवाज साथ में आ रही है। कपिल जी आप सुन तो लीजिए, आपने आरोप लगाए हैं, अभी आप सुन लीजिए। अतीक अहमद इनका आप पूरी बात तो कर लेने दीजिए कपिल जी। को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी लग गई। तो मैं आपके मंच के माध्यम कह दूं, अतीक अहमद को बचाने में अखिलेश यादव जी का हाथ है, गिरफ्तार करेंगे उनको। अच्छा रामनिवास जी, एक बात बताइए, इस प्रकार से कपिल जी आपने आरोप लगाए, सबने सुने, अब आप सुन लीजिए रामनिवास जी क्या कह रहे हैं। रामनिवास जी, मेरा एक सवाल ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं नंद गोपाल नंदी पे, वो सपा नहीं लगा रही है, वो अतीक अहमद की बहन लगा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पत्नी लगा रही है क्या ना कि अपराधी अपराध करने के बाद इस तरह का आरोप लगाने लगता है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो तो बड़े को पकड़ना चाहिए, छोटे को छोड़ देना चाहिए। उस फोटो आई है कैमरे में और जिस प्रकार संवादन फायरिंग कर रहे हैं को हम छोड़ दें। अभी हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कपिल जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन लें एक बार वो क्या कर रहे हैं, तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? जांच होगी, जो जांच में अपराधी पकड़े जा रहे हैं, फुटेज आई है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है।
एक्शन हो रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके वो पाले हुए लोग हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, आप मेन आरोपी को तो पकड़िए। सुनिए अब इन भाई आप पकड़ तो रहे हैं ना, रहे हैं, अगर कहाँ पकड़ रहे हैं? इस तरह आपने फायरिंग किया है बचाने के लिए क्या उसको पकड़ने जाएगी तो माला लेके जाएगी? अपराधी के साथ अपराधियों जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, ये साथ हम समाचरित नहीं होंगे। और इस तरह के अनर्गल आरोप लगा के उन अपराधियों को बचाने का काम न करे समाजवादी पार्टी। उनसे मेरा आग्रह है कि अपराधी किसी के नहीं होते, अपराधी अपराधी हैं, अपराधियों के साथ उनका ही व्यवहार होना होगा। लेकिन रामनिवास जी, आपको नहीं लगता है नैतिक तरीका है कार्रवाई का जो कह रहे हैं विपक्ष भी कि आप नैतिक तरीके से कार्रवाई कीजिए ना, ये क्या होता है मिट्टी में मिला देंगे या ठोक देंगे या इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, और दूसरी बात इस तरीके से कार्रवाई करना आपको सही लगता है? बहन जी, कभी इन्होंने उस शूटरों से कहा क्या जरा आप नैतिक तरीके से कार्रवाई करिए, गोली मत चलाइए, फूल बरसाइए उनके ऊपर, कभी कहा इन्होंने? अरे पहली बार किसी अपराधी ने अपराध किया है, वजह उसको उसी तरह की मिलेगी जो भी अपराधी हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसने अपराध किया है वो भी नहीं बख्शा जाएगा, जो उनको बचाने का काम करेगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा, अतीक अहमद के जो दो नाबालिग, अच्छा भी नहीं बख्शा रामनिवास जी, जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी कपिल जी मैं सवाल पूछ रही हूँ। रामनिवास जी ये बताइए कि जो अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे हैं जिन्हें बाल रक्षा गृह में रखा गया है और ये शाइस्ता परवीन कह रहे हैं कि वो लापता हैं, उनको रखने की वजह क्या है? क्या नाबालिग बच्चे भी इसमें शामिल हैं? आपने जिस प्रकार से देखा कि शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके कहा कि इनके आवाज पर रुके, उनको संरक्षण दिया, अगर वो संरक्षण दिया तो जो भी उसमें दोषी है उसको हमारी पुलिस बख्शेगी नहीं। तो शाइस्ता परवीन को क्यों नहीं पकड़ा आप लोगों? छोड़ने वाले नहीं, अगर उन्होंने अपने घर में, आप समझिए, अगर वो दोषी हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो बच्चे नाबालिग हैं और अगर वो अपराध संहिता के नहीं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। तो अपराधी है जिनकी फोटो सीटी कैमरे में गोलियां चलाते हुए दिख रही हैं, कोई भी अपराधी चाहे उनका बेटा हो चाहे उनका रिश्तेदार हो नहीं बख्शा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है। इसलिए मैं कपिल जी से कहना चाहता हूँ आप ऐसे अपराधियों का बचाव मत करिए, अपराधी हैं वो कभी आपके नहीं हो सकते हैं। अतीक अहमद जी आपके सांसद रहे हैं, आपके विधायक रहे हैं, आप उसके संरक्षण में हैं, लेकिन ये भूल जाइए कि अपराधी हैं, अपराधी किसी के नहीं होते। अपराध हमारे दो जवान साथियों को मारा है। अच्छा नंद गोपाल नंदी में जो आरोप, अच्छा चलिए आपने कहा सर कर सकते हैं जी, रामनिवास जी आपने कहा अपराधी होते हैं और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नंद गोपाल नंदी पर जो आरोप लग रहे हैं क्या आप उसकी जांच करवाएंगे? बहन जी, मैंने आपसे कहा कि मैं आपके न्यूज चैनल पर स्पष्ट कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी शूटरों को बचाने का काम कर रहे हैं पूरी ब्रिगेड लगा के। क्या उनके खिलाफ ये मुकदमा लिखा जाएगा? ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के सारे पे इन और उनके परिवार के लोग आखिर किस बात के 5 करोड़ रुपए लेती है? 5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम है क्या? सरकार तो आपके है ना सर, आप जिसमें चाहें कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपके पास प्रूफ है तो। मैंने कहा ना कि जो भी दोषी होगा आरोप लगाने से नहीं, कहा ना अगर मैं कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी दोषी को बचा रहे हैं क्या उसमें मुकदमा लिखा जाएगा? जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह समाजवादी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए, अपराधी है, कोई योगी जी छोड़ने वाले नहीं। टीनापुरी जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आप लगातार इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं और आप सुन रहे हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरी करें प्लीज। जी मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। इस मंच के द्वारा मैं केवल यही संदेश देना चाहूंगी जी, देश सबका है, सपा का भी है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, अन्य पार्टियों का भी है, देश सबका है। और इस देश में जहां भी आपराधिक मामले होंगे, अपराध होगा, वहां पर इंटरफेरेंस की जाएगी और अपराधियों के प्रति कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करना, किसी की नृशंस हत्या करना मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सही को सही साबित करना, और सही को साबित करने के लिए वक्त लगता है। बातें होती हैं, दोष होते हैं, आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आवश्यकता नहीं होती। आज नहीं तो कल सत्य सबके सामने आएगा। और रही बात दोषी,
चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, दोषी दोषी होता है। लेकिन सरेआम किसी की हत्या कर देना और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और लोगों को ये संदेश दिया जाए कि बस यही है, सब कुछ जो सत्य यही है, ये नहीं होता। हाँ, वो आपका मानना सही है कि जो भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में रहकर हो, लेकिन कानून के दायरे में रहकर के कोई भी पार्टी कितना कार्य कर पाती है वो सबको जितना पता देश है। के अंदर तो मैं अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सब में एनकाउंटर हो रहा है क्या? तौर पे मैं यही कहना जेल नहीं जा रहा चाहूंगी आदमी और सजाएं नहीं पा रहा। राजनीति केवल ये किस तरह की सुन बातें लेते कर हैं रहे सर, हैं? सुन लेते हैं एक बार। आप लोग ऐसे बोलेंगे तो सुनाई कुछ नहीं देता है सर। ये क्या नहीं पा रही? सीधे या तो भाजपा का समर्थन कीजिए कि गोली मार देगी। सर उन्हें बोलने का मौका दीजिए ना सर, वो भी एक पैनलिस्ट हैं सर, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आपने अपनी बात रखी। आईपीसी और देश के संविधान कपिल जी मैं आऊंगी आपके पास। कपिल जी, मौका दीजिए ना। कपिल जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं मैं आपके पास आऊंगी प्लीज। राज करना, राज के द्वारा नीति करना, लेकिन राजनीति होती कैसे है? लोगों के दिलों पे राज करके, उनकी व्यथा सुन के, सत्य को सत्य साबित करके, ये राजनीति होती है। अच्छा टीना जी, मैं ये समझना, क्योंकि टीना जी मैं आपसे समझ, कपिल जी प्लीज एक मिनट। कपिल जी, टीना जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कई कार्रवाइयों पे सवाल खड़े हुए हैं, जहां पर आप अवैध निर्माणों पर और जो ये जिस तरीके से क्रिमिनल्स हैं उनके घरों को गिराया जा रहा है, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई निर्दोष हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है बिना किसी बात के, उसको क्या कहेंगे? देखिए ये एक हमेशा से चलता आया है कि जब अब आप जब सही काम कर रहे होते हैं उसमें आपके रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं, लेकिन ये अगर निर्दोषों के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोषियों के खिलाफ से कोई भी, वो पुलिस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एक आम आदमी भी हो सकता है। अगर निर्दोषियों को के साथ गलत किया जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है या उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो आप उनके प्रति सबूत लाइए, आप कानून में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, आप केस कीजिए ना। वहाँ पे भी तो आप सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है ना, न्याय भारतीय अगर कोई चीज है तो बचाने के लिए एक नारी अस्मिता तक नहीं बची है। आप जनता के बीच में लाइए। भूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग नहीं करेंगे। अच्छा टीना जी हम ये मानते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है, ठीक है कपिल जी, टीना जी हम ये मानते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है एसटीएफ जो सबूत हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रही होगी, लेकिन तब क्या होगा कि अगर मान लीजिए 1% ऐसा हुआ कि जो एनकाउंटर है उसमें एक आध एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर निकलते हैं, तब उसका क्या भुगतान कर सकती है सरकार उन लोगों के परिवारों को जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है सिर्फ इस बिना पे कि वहां पर हो सकता है वो शामिल हो सकते हैं, या इस तरीके के खाली जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं उस बेसिस पे एनकाउंटर हो गया? जी देखिए, कयास लगाना और मौखिक रूप से किसी भी बात की पुष्टि कर देने से वे बात सत्य साबित नहीं होती जब तक कि उसके प्रति कोई पुख्ता सबूत ना हो। यदि ऐसा होता है, यदि कोई फर्जी एनकाउंटर किए जाते हैं या निर्दोषियों की हत्या की जाती है, तो उसके सबूत हमारे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते और कभी भी नहीं हो सकते। पहले भी इतिहास इस चीज का गवाह रह चुका है, चाहे वह कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, उसको सजा मिली है। इसी देश के संविधान ने उसको सजा दी है, उसे नजरबंद भी किया है, उसे देश निकाला भी दिया गया है, उसे चुनावों से भी वंचित किया गया है, इसी देश के संविधान ने किया है। और कई ऐसे लोग हैं जो निर्दोष होकर भी सालों साल सजा काटते हैं, जेल में रहते हैं, ऐसे भी कई मामले हुए हैं टीना जी। चलिए मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से कि कई बारी ऐसा होता है, कई बारी ये चीजें संज्ञान में आती हैं, लेकिन उसकी भरपाई के लिए एक मैं ये कहती हूँ निष्पक्ष कमेटी बननी चाहिए जो ये तय करे कि भाई इसके अगेंस्ट जो भी चीजें हुई हैं क्या वे उस सत्य को साबित करती हैं या नहीं। एक निष्पक्ष कमेटी का गठन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, किसी भी पार्टी का समर्थन ना करें। अच्छा कपिल जी आपने ये जी ना करें। बिल्कुल टीना जी, कपिल जी आपने सुना, ठीक है कपिल जी आपने सुना, नहीं है, चलिए मैं संज्ञानित कर दूं। हाँ कपिल जी आपके पास ही आ रही हूँ, जरा मुझे इको हो रहा है, इसको सही करा लें, इको हो रहा है काफी। जी जी जी, मैं एक बात ये कह रहा हूँ जी कि अभी 28 पूरे देश के अंदर फर्जी एनकाउंटर्स की जांच ह्यूमन राइट कमीशन जो संवैधानिक संस्था है उसने किया।
जिसमें से 17 फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के योगी राज के स्थापित हुए। 28 करोड़ रुपए की शस्ति लगी है क्योंकि वो दंड नहीं दे सकती। सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है बताइए। आपको याद होगा कि एप्पल के एक अधिकारी थे विवेक तिवारी जी, 2 पुलिस वालों ने उनको घेर करके फर्जी एनकाउंटर कर दिया था और इन्होंने कहा था कि हम उनकी मिसेस को मुआवजा भी देंगे और सरकारी नौकरी भी देंगे। आज भी नहीं दिया। और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बुलडोजर आप चला रहे हो तो वो तो आप जो डेवलपमेंट एक्ट है, हमारा स्पेशल एक्ट है डेवलपमेंट अथॉरिटीज का, उसकी धारा 27 के तहत चलाते हैं। तो वो बिल्कुल संवैधानिक है क्योंकि वो एक्ट आपको प्रावधान देता है कि कोई अगर अवैध संपत्ति है तो 27(1), 27(2) और 27(3) में, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर जी, तब आप उसमें 15 दिन से 40 दिन की एक आप नोटिस देते हैं और उस नोटिस के अनुक्रम में वो जवाबुल जवाब अगर नहीं देते हैं या किसी कोर्ट की शरण नहीं लेते हैं, उस पर स्टे नहीं होता है जी, तो उसको बुलडोज किया जा सकता है। लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप घटना बतावें कि हम 302 की हुई है उस पर गिरा रहे हैं तो ये गलत है। भाई आप कहिए कि अवैध संपत्ति पे गिरा रहे हैं। अच्छा कपिल जी, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उस वक्त भी खूब हो हल्ला हुआ था कि गलत तरीके से एनकाउंटर कर दिया है, जानबूझकर, ये सोची समझी साजिश थी। लेकिन अब अगर विकास दुबे के गांव में जाते हैं ना तो वो लोग कहते हैं कि एक जो पूरा समय था विकास दुबे का वो खत्म हो चुका है और अब हम चैन की सांस ले रहे हैं। क्या ये इससे ये नहीं पता चलता कि कई बार एनकाउंटर सही भी होते हैं और सही कारणों की वजह से होते हैं? देखिए एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो गाड़ी पलटी है दोबारा नहीं पलटनी चाहिए। अब इसकी विवेचना आप स्वयं कर लो, क्योंकि हम तो कानून के आदमी हैं, निर्वचन जानते हैं कि गोल्डन रूल्स में कैसे होता है। और मैं दूसरी बात आपको कह, शरिया कानून हो या मनु के अंदर जो कानून था, हम लोग क्योंकि उसको पढ़े हुए हैं इसलिए कह रहे हैं जी। अगर हम कहें कि चोरी की सजा करने वाले के हाथ काट लेने चाहिए, लेकिन आपके आईपीसी में नहीं है। अगर ये आपको अच्छा लगता है कि चोरी करने पे हाथ काट लेना चाहिए, बलात्कार करने वाले का लिंग काट देना चाहिए, शरिया के अंदर भी है और ये मनु संहिता में भी है। और हत्या करने वाले की गर्दन काट देनी चाहिए, चौराहे पे खड़ा करके, कोई कानून नहीं। जिसको सरकार ने आरोपित किया कान काट दो, आपको न्यायालय की जरूरत नहीं। तो इस पे ताली तमाम लोग बजा देंगे, लेकिन ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं। ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं। अगर आईपीसी में इस बात को लिखा हुआ है कि 302 में अगर कोई हीनियस क्राइम कर रहा है, यानी रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला है, तो वो फांसी भी चढ़ेगा और या आजीवन कारावास होगी। तो उसके लिए जब आप ट्रायल पे लाओगे तब ना असल में पता चलेगा। ये तो न्यायालय तय करेगा कि उसने हत्या की थी नहीं की थी, उसमें हत्या की साजिश कपिल जी मैं ये जानना चाहूंगी, आइडेंटिफाइड होगा कि वो है कि नहीं है। कपिल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी ना कि न्यायपालिका से बढ़कर कोई है ही नहीं, देश के संविधान से बढ़कर कुछ है ही नहीं। अच्छा कपिल जी मैं आपसे सुनिए, तो जब आप न्यायालय तक जाने देंगे तब ना। अच्छा कपिल जी मैं आपके पास यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो पहले हुआ आपकी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पे चर्चा करना बेकार है, लेकिन हम फिर बोलना चाहेंगे क्योंकि अब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, आप विपक्ष में बैठे हैं। जब आप सत्ता में थे तो कितने ऐसे जो क्रिमिनल्स थे या कितने ऐसे माफियाज थे जिनका एनकाउंटर किया गया था या जिन पर ऐसी सख्ती के साथ कार्रवाई की गई थी कि हर जो है क्रिमिनल और हर माफिया में ऐसा डर बैठ जाए कि अब तो हमारा कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। क्या सपा की सरकार में ऐसा कभी हुआ सर? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी वही पुलिस और एनकाउंटर्स भी हुए हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर एनकाउंटर्स में कमर के नीचे गोली मारी गई जो विधिक है। आईपीसी की सेक्शन 80 इस बात को कहती है कि अगर सामने वाला जितना बल प्रयोग कर रहा है उतना ही बल व्यक्त कर सकता है, और जब आप गोली चलाएंगे या लाठी चार्ज का भी जो आदेश दिया जाता है वो आदेश वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पर मारने का नहीं होता है कि जहां आप मार दें तो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो। और फर्जी एनकाउंटर्स
की जांच ना हम करेंगे ना आप करेंगे, और प्रत्येक एनकाउंटर्स की जांच मजिस्ट्रियल पहले होती है, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन पे अगर उसके परिवार के लोग अपील पे जाते हैं तो ह्यूमन राइट भी करती है। ठीक है, रामनिवास जी से मैं जवाब ले बार-बार आपसे निवेदन कह रहा हूं कि इन फर्जी जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं ये फर्जी हैं या नहीं है ये तो बाद में तय होगा, लेकिन मैं आपको एक बात ये कह रहा हूं कि अगर आप सबको ऐसे ही निपटा देंगे तो असल अभियुक्त को किसकी गवाही पे सजा करेंगे? इसके मतलब आप असली व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। रामनिवास जी, अगला व्यक्ति 5 करोड़ रुपए लिया हुआ है। ठीक है कपिल जी, करोड़ जवाब ले लेते हैं आपने जो तर्क दिए हैं। कपिल जी, आपने जो तर्क दिए हैं उसका जवाब ले लेते हैं। रामनिवास जी, आपने सुना, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं कपिल जी, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से कानून के तत्वाधान में पूरी कार्रवाई हो सकती है, उस पर क्या कहेंगे आप? बहन जी, कपिल जी करीब 1 घंटे से इस डिबेट पे अपने बच रख रहे हैं। क्या इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी किसी अपराधी का जो है अपराधी में जिनको खुलेआम गोलियां चलाते हुए कैमरे में कैद हुए आपने पूरे देश ने देखा, उनके बचाव में इतने तर्क सारा संविधान सारा कानून हमारी पुलिस के लिए है, अपराधियों के लिए कोई नहीं। तो जी वकील हैं, कहते कि मैं वकील हूँ, इसी बात से वकील हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि अपराधी होता है कि अपराधी कितनी ज्यादा पैरोकारी करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है किसी अपराधी की पैरोकारी मत करिए। किसी को आपने अगर अंडरस्टैंड नहीं किया और सजा बाहर निपटा देंगे जैसे योगी जी ने कहा है, इस तरह से फायरिंग करके उनको मौत घाट उतारा है, वो अपराधी के साथ तो पुलिस वही सलूक करेगी ना। रखवाले कानून का अपराधी टीना जी, कपिल जी के थोड़ा बंद कराइए। अभी भाई ब्रिजेश सिंह को भी पहुंचा दीजिए ना, लेमनचूस से हत्या थोड़ी नहीं की थी कपिल जी रामनिवास जी को भी पहुंचा दीजिए, धनंजय सिंह को भी पहुंचा दीजिए। पैरोकारी मत करिए, इतनी पैरोकारी मत करिए। आपके पार्टी के नेता रहे होंगे, आपने उनको पहुंचा है। कपिल जी आपने अपनी बात रखी सर, आपने अपने तर्क रखे। कपिल जी आपने अपने तर्क रखे, अब रामनिवास जी को सुन लीजिए ना एक बार वो क्या कह रहे हैं। उस पर ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि उसको क्यों माननीय बना के रखा है आपने। नहीं ठीक है, उन्हें बात तो कपील जी उनके पैरोकार है, आपने जो तर्क दिया उनका जवाब ले रहे हैं। बलात्कार किया एमजे अकबर, उसके खिलाफ एक FIR नहीं है और नारी शक्तियां बैठी हुई है, मांग भी नहीं कर पाएंगी। बहन जी आपने देखा ना कि 1 घंटे की डिबेट में सिर्फ उन अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं। पर आज मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करने का प्रयास किया है तो बचाने का काम कर रहे हैं, निंदनीय है। बहुत स्पष्ट आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी संरक्षण देगा, जो भी अपराध करेगा, हमारी सरकार उसको बख्शेगी नहीं, कितना बड़ा भी क्यों हो। अच्छा, आप मुझे रामनिवास जी आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, मान लीजिए फर्ज कीजिए 1% चांसेस ऐसे हो कि वो फर्जी एनकाउंटर निकले, तो आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? बहन जी आपने देखा जिस तरह से आपने पूरी दुनिया ने देखा है कि CCTV कैमरे में सारे अपराधी कैद हुए, फोटो आई, जो कल जिसका एनकाउंटर हुआ ने गोली चलाई उसी ने, सबने देखा। अगर उसका एनकाउंटर हुआ है और उसके बचाव में इतनी समाजवादी पार्टी हो हल्ला मचा रही है, नहीं लेकिन जो नाबालिग जो आपने बाल रक्षा गृह में रखे हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव तो ये कहते हैं, सर मेरी बात सुन लीजिए, रामनिवास जी, मैं वो आरोप भी आपको याद दिलाती हूँ सर, वो आरोप भी याद दिलाती हूँ। और जो राम गोपाल यादव ये कहते हैं कि जो बाल रक्षा गृह में अतीक अहमद के बेटे हैं वो भी आज न कल मारे जाएंगे। इसका क्या मतलब है सर? यानी कि नाबालिगों को भी कार्रवाई कर देंगे आप, इनकाउंटर करेंगे? नहीं, आप बहन जी समझिए कि राम गोपाल जी खोखलाए हुए हैं कि उनके वो पाले हुए लोग हैं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जिनको CCTV कैमरे में दुनिया ने पूरे देश में देखा है, कोई अपराधी बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा उनको मिट्टी मिला देंगे, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ हम वही सुलूक करेंगे तो उन लोगों ने तो हमारे जवानों के साथ उमेश पाल जी के साथ किया है, तो बख्शने वाले हम नहीं। संरक्षण देता है ये नहीं बख्शा जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी का सख्त संदेश है। ठीक है, अब आखिर में समय हो चला है, इसलिए मैं आखिर में शॉर्ट कमेंट्स आप सभी से लेना चाहूंगी। सबसे पहले रामनिवास जी आप ही से शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी कि आखिर ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें क्या आश्वासन आप विपक्ष को देंगे या पूरे प्रदेश को देंगे कि किस बिना पे कार्रवाई आप लोग इस पूरे मामले पे करेंगे? विपक्ष के मेरे साथी बंधुओं से आग्रह है,
इतना दुर्दांत अपराध हुआ है, कम से कम उन अपराधियों को बचाने का प्रयास न करें, तो प्रोत्साहित करने का प्रयास न करें। कल आप वही पुलिस, आप में सरकार में थी, वही पुलिस हमारे में है। और अगर 2 जवान साथियों की हत्या हुई, उमेश पाल की हत्या हुई, हत्याओं को उनके अंजाम तक पहुंचने में सहयोग कीजिए, तो बचाने का काम मत करिए। मेरा आपसे आग्रह है। ठीक है, टीना जी, शॉर्ट फाइनल कमेंट। जी, मेरा भी यही कहना है कि मौजूदा सरकार जो भी कर रही है वो एक न्याय की दृष्टि से कर रही है, क्योंकि अपनी कोई मंशा नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी कोई मंशा, पर्सनली मंशा नहीं है। किसी भी दोषी से, किसी से भी पर्सनली मंशा नहीं है कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए। जो भी किया जा रहा है वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, सुरक्षा के दायरों में किया जा रहा है, और जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। और आपके सवाल को मैं उत्तर देती हूँ कि कोई भी अगर निर्दोष की भी हत्या होती है या कोई फर्जी काउंटर भी होते हैं तो उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाएगी। ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे, पत्रकार की हैसियत से भी, राजनीति के विशेषज्ञ की हैसियत से भी और इंसानियत के हैसियत से भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई उचित दिशा में ही हो और किसी भी निर्दोष की जान ना जाए। बिल्कुल। और वैसे भी मौजूदा हालात में कोई भी सरकार, भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो जानबूझ कर किसी के साथ भी ऐसा करे। ठीक है, रामनिवास जी, टीना जी और कपिल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और आज का मुद्दा यही था कि जो अतीक अहमद के परिवार जो आरोप लगा रहा है, जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई हत्या हो सकती है या इनकाउंटर हो सकता है, अतीक के बेटे का इनकाउंटर हो सकता है, वो कितना सही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में एसटीएफ जो है, पुलिस जो है, वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या नया इस मामले में होता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल शतरंज में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।